नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो यूनिट 3.3 से लेकर के यूनिट 3.5 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये सभी टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा पहला कि आपको टॉपिक दिख रहा है 3.3 में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो आपसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की परिभाषा के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, या लक्षण क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो 3.3 से लेकर के 3.5 तक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को यहां पर देखना है, सभी के लिए, IDD, HI, VI, MD सभी के लिए है। बात करते हैं ऑटिज्म की, तो यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है। क्या है भैया? आपके न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है। यह व्यक्ति की सामाजिक संचार और व्यवहार पर प्रभाव डालता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? स्पेक्ट्रम विकार होता है। हम लोग कहते हैं ना ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि बहुत सारी दिव्यांगताओं का बहुत सारी दिव्यांगताओं का मतलब नहीं, बहुत सारी, अब आप कह सकते हो कि लक्षणों का एक साथ में होना, दिव्यांगताओं नहीं, बहुत सारे लक्षणों का एक साथ होना। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? गुच्छा होता है। इसका मतलब है कि इसके लक्षण और गंभीरता व्यक्ति में अलग अलग भी हो सकते हैं। बात करते हैं परिभाषा की, तो ये आप कहोगे कैसा है? ये एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति को सामाजिक संपर्क, संचार और आचरण करने में कठिनाई होती है। आप ऑटिज्म बच्चे को जब आप देखोगे तो वो आपकी तरफ आंखें नहीं मिला रहा होगा, आपसे बातचीत नहीं करेगा। हम लोग ऑटिज्म को कहते ही है ना स्वलीन। स्वलीन, और स्वलीन का मतलब ही होता है कि स्वयं में लीन। स्वयं में लीन का मतलब है कि बच्चा दूसरे की तरफ नहीं देखेगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा, सामाजिक संपर्क नहीं करेगा। ऐसी कठिनाई जो है हमारे ऑटिज्म बच्चे में देखने को मिलती है। इसमें व्यक्ति को भाषा और सामाजिक कौशल विकसित करने में परेशानी होती है। यह कई प्रकार के दोहराव वाले व्यक्तियों, सीमित रुचियां और असामान्य प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं। स्पेक्ट्रम इसलिए कहा जाता है, इसमें इसके लक्षणों की गंभीरता अलग अलग होती है, विविध विविध होती है प्रत्येक बच्चे में। फुल फॉर्म है भैया DSM, जिसको हम लोग कहते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। हिंदी में कहें तो निदान और सांख्यिकी मैनुअल के अनुसार अमेरिकन मनोरोग एसोसिएशन द्वारा निर्मित एक मार्गदर्शिका, जिसका उपयोग स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता मानसिक विकारों के निदान के लिए करते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलता है कि लोगों के साथ सामाजिक संपर्क करने में कठिनाई होती है, बातचीत करने में कठिनाई होती है, उनकी रुचियों में कठिनाई होती है, उनके व्यवहार जो होते हैं वो खराब होते हैं। ऐसे लक्षण जो स्कूल, काम और जीवन के अन्य क्षेत्रों में जरूरत होते हैं बच्चों को, वो भी प्रभावित करते हैं। ऑटिज्म को स्पेक्ट्रम विकार के रूप में कहा जाता है। ठीक है, ये है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। क्या कारण होता है उसको जानने से पहले एक आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आप सभी के लिए 23 तारीख को, क्योंकि 25 को आपका एग्जाम है, 25 जून को आप सभी को पता है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का एग्जाम है, तो क्या 23 तारीख को आपके लिए मॉडल पेपर उपलब्ध कराया जाए या 24 जून को आपके लिए मॉडल पेपर उपलब्ध कराया जाए? अब आप लोग इसके बारे में कमेंट में बताइए कि 23 को आपको मॉडल पेपर चाहिए। मॉडल पेपर का मतलब ही होता है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं
क्वेश्चन उसका उत्तर, क्वेश्चन उसका उत्तर, चाहे वो 1 नंबर वाला हो, 2 नंबर वाला हो, आपका 3 नंबर वाला हो, या 7 और 8 नंबर वाला हो। तो जैसा भी क्वेश्चन होता है वैसा आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध क्या कराया जाए। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स मॉडल पेपर के तरीके से आपको उपलब्ध कराए जाए तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। और हाँ भैया, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो किस राज्य से जुड़े हैं ये भी आप लोग बताइए कि किस राज्य से आप जुड़े हैं। बात करते हैं कारण की, यानी कि कॉजेज की, क्या कारण होते हैं। तो कोई स्पष्ट कारण नहीं है और ना ही भैया इसकी स्पष्ट कोई दवाई है, ना ही कोई स्पष्ट कारण है और ना ही इसकी कोई स्पष्ट दवाई है। कारण जेनेटिक फैक्टर। देखा गया है कि आनुवांशिक परिवर्तनों को ऑटिज्म से जोड़ा गया। यदि परिवार में किसी को ऑटिज्म है तो बच्चे में भी विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रसव के समय समस्या, यानी कि अगर बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जन्म से पहले बच्चे का जन्म हो गया तो ये समस्या हो सकती है। मस्तिष्क में असामान्य विकास, अगर मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का विकास जो होता है असामान्य होता है, इससे बच्चा सामाजिक संपर्क नहीं करता, संचार में कठिनाई होती है, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। और पर्यावरणीय कारक, कोई विषाक्त पदार्थ का सेवन हुआ, उसके संपर्क में बच्चा आ गया, संक्रमण के संपर्क में आ गया, बच्चे में अगर पोषण की कमी है तो ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है। और गर्भावस्था के दौरान अगर जो है संक्रमण हो गया, बुखार हो गया, तब भी इसका खतरा बढ़ जाता है। रोकथाम क्या करोगे? यही सारी रोकथाम आप लोग कर लो भैया कि ऑटिज्म को आप पूरी तरीके से नहीं रोक सकते क्योंकि इसके कारक जो होते हैं वो अनियंत्रित होते हैं, लेकिन फिर भी हम कदम उठा सकते हैं। कौन कौन से? पोषण दे करके, टीकाकरण करा करके, स्वास्थ्य देखभाल करके, प्रसव के समय देखभाल करके, ऑक्सीजन की पूर्ति सुनिश्चित करके, इन सब चीजों से, विषाक्त पदार्थों से बच्चों को बचा करके, माता जो है गर्भावस्था के दौरान शराब व अन्य जो भी पदार्थ हैं विषाक्त वाले उनका सेवन ना करे, ठीक है। बीड़ी सिगरेट हुआ, इनका सेवन ना करे। प्रकार क्या होगा? तो हम कहेंगे एस्पर्गर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें इसमें क्या होता है? बौद्धिक और भाषाई क्षमता सामान्य होती है। बौद्धिक क्षमता आपको पता है हम लोगों की कितनी? तो 90 से 110 होती है। 90 से 110 आईक्यू होता है, बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है। और जो हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं उनकी जो है 70 से कम, ठीक है। बौद्धिक अक्षम बच्चों की 70 से कम होती है। तो एस्पर्गर सिंड्रोम में क्या होता है? बौद्धिक अक्षमता और भाषाई सामान्य क्षमता जो होती है वो बिल्कुल सामान्य होती है, लेकिन बच्चों में सामाजिक और भावनात्मक समस्याएं जो है वो खराब होती हैं, उसमें समस्या आती है। क्लासिक ऑटिज्म, इसमें बच्चा गंभीर संचार समस्याएं होती हैं, सामाजिक संपर्क में कठिनाई होती है और दोहराव वाले व्यवहार शामिल होते हैं। तीसरा आपका परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जिसको हम लोग पीडीडी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ लक्षण दिखते हैं क्लासिक ऑटिज्म के और कुछ लक्षण आपको एस्पर्गर के दिखते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं होता है इसमें। सीडीडी होता है चाइल्डहुड डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। देखो सीडीडी की फुल फॉर्म ये होती है, ठीक है, इसको याद कर लेना। और पीडीडी की फुल फॉर्म परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर ये होती है, तो पीडीडी की भी फुल फॉर्म पीडी, ऐसे देखो भैया, थोड़ा सा आपके लिए पी डी और डी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ये है और इसकी फुल फॉर्म ये है, ठीक है। दोनों फुल फॉर्म्स याद कर ले, ठीक है। इसमें क्या होता है? सामान्य विकास के बाद धीरे धीरे बच्चे का संचार और सामाजिक कौशल बच्चा खोने लगता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब भी उसका सामान्य विकास होता है, लेकिन बाद में जो है चीजें वो बच्चा खोने लगता है, पीछे हो जाता है। शैक्षिक प्रभाव क्या पड़ता है? अगर बच्चे में ऑटिज्म है तो इंडिविजुअल बच्चे को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत ध्यान आप दो, विशेष रणनीतियों को अपनाओ और बेहतर बनो। विशेष शिक्षण तकनीकें अपनाओ भैया, विजुअल सपोर्ट जो है, व्यवहारिक तकनीकें, इनका उपयोग करो जो विशेष शिक्षक कर सकता है। समावेशी शिक्षा में भी ले जा सकते हो, सामान्य बच्चों के साथ में कक्षा में शामिल करो, अतिरिक्त सहायता करो। बच्चे का आप सामाजिक
कौशल प्रशिक्षण कर सकते हो, सामाजिक संपर्क के बारे में सीख सकते हो, विशेष कार्यक्रमों को बेहतर कर सकते हो। प्रबंधन क्या होगा? तो ऐसे बच्चों के लिए आप बिहेवियरल थेरेपी दे सकते हैं, बीटी। बिहेवियरल थेरेपी भी बहुत जरूरी है, बच्चों के लक्षणों को पहचाना जाए। और अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, एबीए का फुल फॉर्म होता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ऐसी गतिविधियों का उपयोग किया जाए जिससे कि बच्चे को सीखने में, कौशल में मदद मिल सके। बच्चे में आप स्पीच थेरेपी बच्चे को करा सकते हो, बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा सकते हो, रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल करो, स्वतंत्र बनाओ और बेहतर करो। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण दे सकते हो, बच्चों को सामाजिक स्थितियों में बातचीत करने और व्यवहार सीखने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। माता पिता को भी शिक्षा आप दे सकते हो, इससे बच्चों की जरूरतों को समझा जाए, उचित समर्थन देकर के बच्चों को प्रशिक्षित किया जाए। दवाइयों का सेवन भी होता है, लेकिन जो है इसका कोई इलाज नहीं होता है। कभी कभी जो बच्चा हाइपर एक्टिव होता है उसको नियंत्रित करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भैया आपका दो टॉपिक है, मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक रोग और मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये तो आप यूनिट 2 में पढ़ चुके हो, लेकिन मेंटल इलनेस आपने को पढ़ना है और मल्टीपल डिसेबिलिटी भी थोड़ा देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो भाई, मानसिक रोग क्या होता है? ये कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसमें बच्चे का आईक्यू जो होता है वो कमजोर नहीं होता। इसमें क्या कमजोर होता है? दैनिक जीवन के काम, बच्चा डिप्रेशन में जाता है, सोचना, व्यवहार, ऐसी समस्याओं में दिक्कत आती है। होता क्या है कि मस्तिष्क के कार्यों में असंतुलन पैदा होता है, और जब असंतुलन पैदा होगा तो मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन प्रभावित होंगे। ठीक है। और जब ये सब प्रभावित होगा तो आप कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि मानसिक रोग या मानसिक विकार या मेंटल इलनेस एक ऐसा मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो व्यक्ति के मूड, सोचने की प्रक्रिया, व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करता है। इसे मनोवैज्ञानिक, जैविक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित माना जाता है। कॉजेस क्या होंगे, कारण क्या होंगे? पहला कारण होगा आपका आनुवांशिक कारण। यदि परिवार में किसी को मानसिक रोग है तो भैया इसकी संभावना बढ़ जाती है। अगर मस्तिष्क में किसी प्रकार का असंतुलन हुआ, किसी भी रसायन का अगर ज्यादा या कम हो गया, डोपामिन जो हुआ उसका असंतुलन हो गया, सेरोटोनिन हुआ उसका असंतुलन हो गया, तो भी मानसिक रोग हो सकता है। जीवन की घटनाएं, कभी भी आपको चोट लग गई या कोई ऐसी हिंसा हो गई, शारीरिक शोषण हो गया, मानसिक शोषण हो गया, तो भी व्यक्ति को मानसिक रोग हो सकता है। ठीक है। कोई भी ऐसा पर्यावरणीय कारक हुआ, कोई भी ऐसी घटनाएं हुई, वहां पर भी आपके साथ मानसिक रोग की स्थिति आ सकती है। मादक पदार्थों का सेवन हुआ तो वहां पर भी मानसिक रोग जो है व्यक्ति हो सकता है मानसिक रोग। प्रकार क्या होते हैं? तो सबसे पहला प्रकार है डिप्रेशन। अगर कोई व्यक्ति को उदासी हो गई तो उसके जीवन में रुचि नहीं रहेगी, निराश रहेगा, ऐसी स्थिति में मानसिक रोग हो सकता है। चिंता, तो कहोगे भैया किसी से ज्यादा डर रहा है, घबरा रहा है, ऐसी स्थिति में जो है एंजाइटी होती है, चिंता विकार होता है, ये भी एक प्रकार है। बाइपोलर, मूड में अत्यधिक उतार चढ़ाव आना, थोड़ी देर में खुश हो जाना, थोड़ी देर में दुखी हो जाना, तो ये भी क्या है? आपका मानसिक विकार है। भ्रम जैसी स्थिति हो जाना, वास्तविक से अलग महसूस करना, मतिभ्रम या भ्रम जैसी स्थिति हो जाना, ये मानसिक स्थिति होती है। इसे क्या कहते हैं? सिजोफ्रेनिया कहते हैं। तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है। ओसीडी, अगर ऐसी स्थिति है, दोहराव वाली विचारधाराएं और व्यवहार इसमें नियंत्रित करना, चीजें मुश्किल हो जाती हैं, यहाँ पर भी दिक्कत होती है। ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, जिसको हम लोग पीटीएसडी बोलते हैं। तो अगर किसी प्रकार का आघात हो जाता है, तनाव या भयावह ऐसी कोई घटनाएं हो जाती है, तब भी समस्याएं आती है। तो ये प्रकार होते हैं। रोकथाम आप कह सकते हो, कैसे करोगे? तो जीवन शैली में आप सुधार करो, मानसिक रोग से बच सकते हो।
नियमित व्यायाम करो, स्वास्थ्य आहार लो, पर्याप्त नींद लो, आप बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तनाव कम लो, ध्यान करो, योग करो, समस्या प्रबंधन करो। ठीक है। योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बताओ भैया कमेंट सेक्शन में तुरंत कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों को पता भी है, आज आप लोगों ने मनाया भी होगा। मादक पदार्थों से बचाओ, क्योंकि आज भैया 21 जून है और 21 जून को आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया भी होगा। ठीक है, मैंने ही बता दिया। शराब और नशीली दवाओं का सेवन, ठीक है, आप इससे भी बचाव कर सकते हो। समय पर चिकित्सा करवा सकते हो, तो वहां पर भी जो है चिकित्सक की सलाह ले सकते हो। जो भी प्रारंभिक लक्षण है इनको पहचान लो, ध्यान दे लो और समय पर जो है चिकित्सा करा लो। ठीक, आगे बात करते हैं शैक्षिक प्रभाव की। तो भैया ऐसे व्यक्तियों को सहानुभूति और समर्थन देने की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्तियों को आप विशेष शिक्षण रणनीतियों के द्वारा पढ़ा सकते हो, आराम दे सकते हो, तनाव का प्रबंधन कर सकते हो। सामाजिक कौशल ऐसे व्यक्तियों का आप बेहतर कर सकते हो। सामाजिक कौशल संचार में इनकी मदद आप कर सकते हो। ऐसे व्यक्तियों को मनोचिकित्सक के पास ले जाओ, जो उनकी अच्छे से जांच करे और उनकी काउंसलिंग करे। ऐसे व्यक्तियों के लिए दवाइयां जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, ऐसी दवाइयों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को समूह में रखो और भैया उनका सम्मान करो। जीवन शैली में सुधार लाओ, योग ध्यान तनाव को कम करो। ठीक है, तो ये होता है आपका मानसिक। अब हम बात करते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी। बात करते हैं, कहते हैं दो से अधिक, दो या दो से अधिक दिव्यांगता, आपको मैं पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। अगर होती है किसी भी व्यक्ति में, प्रमाणित दिव्यांगताएं हैं अगर, तो भैया वो आती है मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत, जो उनके दैनिक जीवन, स्वतंत्र भावना, इनको जो है प्रभावित करती है। उनको विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। परिभाषा, मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब है किसी व्यक्ति में दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगताओं का होना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, यह व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आवश्यकताओं में जटिलता बनाती हैं। इसमें दृष्टि, श्रव्य और शारीरिक बौद्धिक जो दिव्यांगताएं होती हैं वो शामिल होती हैं। इसका कारण क्या होगा? तो हम कहेंगे कारण होगा इसका जन्मजात कारण। जन्मजात हो सकता है, यानी कि आप कह सकते हो अगर किसी भी प्रकार की असमानता आती है, किसी प्रकार की विकृति आती है तो समस्या हो सकती है। कोई जेनेटिक कारण हो सकता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हुआ या और भी कोई ऐसा कारक हुआ जो दिव्यांगता को दिखा रहा है। भाई दिव्यांगताएं आप देखते होंगे तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट हुआ, विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ, श्रवण बाधित हुआ, ये सब जेनेटिक भी तो आ जाती हैं, आपने पढ़ रखा है। ठीक है, प्रसव के समय अगर कोई समस्या हो गई, वही ऑक्सीजन की कमी, देखिए अगर आपने 1.4 को अच्छे से पढ़ लिया तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया। बीमारी या संक्रमण, बचपन में अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, मस्तिष्क में सूजन हो जाती है, तब भी दिव्यांगता हो सकती है। कोई भी दुर्घटना या आघात हो जाती है तब भी जो है समस्या आ सकती है। ठीक है, रोकथाम क्या करोगे? गर्भावस्था के दौरान आप रोकथाम कर लो, सही पोषण दे दो, चिकित्सा की देखभाल कर लो। ठीक है, संक्रमण से बचा लो, सही समय पर बच्चों को टीका लगवा दो। टीका लगवा दोगे भैया तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ जाएगी तो भैया उनको बीमारियों से वो बचा सकते हैं। टीकाकरण की परिभाषा के बारे में एक बार में पेपर में पूछा गया था, तो उसको भैया पढ़ लीजिएगा। सुरक्षा उपाय, सेफ्टी मेजर की बात करता है, तो कहेंगे दुर्घटनाओं और चोटों से बचने के लिए सुरक्षा उपाय अपनाना, समय पर चिकित्सा की जांच कराना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। प्रकार क्या होंगे? तो कहेंगे बौद्धिक अक्षमता के साथ शारीरिक दिव्यांगता है, यानी कि एक दिव्यांगता दूसरी दिव्यांगता के साथ जुड़ी हुई है। व्यक्ति को मानसिक विकास में तो कमी है ही, उसको चलने फिरने, किसी भी चीज को उठाने में, इन सब चीजों में भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, दृष्टि और श्रवण दिव्यांगता, जहां पर आपके देखने और सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है।
संचार और शिक्षा जो है वो कठिन हो रही है। शारीरिक और भाषाई दिव्यांगता, व्यक्ति को शारीरिक गतिशीलता में कठिनाई के साथ साथ भाषा और संचार में समस्या का होना। ठीक है। शैक्षिक प्रभाव इन पर क्या पड़ेगा? धीमे सीखेंगे ये, उपकरणों की इनको आवश्यकता होगी, इनको हम फिजियोथेरेपी, आप कह सकते हो स्पीच थेरेपी, इनकी आवश्यकता आप दिलाओगे इनको। इनको आप समावेशी शिक्षा में बच्चों को मुख्य धारा की कक्षाओं में शामिल कर सकते हो। इनके लिए सहायक तकनीक अपना करके उनको अतिरिक्त समर्थन दे करके बच्चे की आवश्यकता को पूरा कर सकते हो। बच्चे के कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हो, बोलचाल को बेहतर कर सकते हो, वैकल्पिक तरीके का उपयोग करके, साइन लैंग्वेज का उपयोग करके बच्चे के संचार को आप बेहतर कर सकते हो। आप उनका मैनेजमेंट कर दो। ठीक है भैया। OT, PT, ST जो उनको चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए या स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी चाहिए, आप इनका मैनेजमेंट, आप इनको मल्टी सेंसरी अप्रोच या टीचिंग दे करके, जहाँ पर आप दिखाकर सुनाकर इन सब चीज़ों का प्रयोग करके करा सकते हैं। ठीक है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है बहुत अच्छे से। अगर आपको स्वतंत्र जीवन बच्चे को जीना सिखाना है, तैयार करना है, तो इन सब चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, जिससे कि बच्चे का सामाजिक समावेशन बढ़ेगा, विशेष शिक्षा और चिकित्सा की सहायता बेहतर होगी। नेक्स्ट भैया 3.5 की हम लोग चर्चा करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इन दोनों चीज़ों को ऐसे ऐसे करके। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड डिसऑर्डर, जिसको हम लोग कहते हैं रक्त विकार, और इसको हम लोग क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ये कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में पेपर में आपसे पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया लगा लो। ठीक है। बात करते हैं भैया सबसे पहले क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की। 3.5 पढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना आप सभी के लिए। D.Ed स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और D.Ed स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी IDD, आप सभी के लिए पिछले साल का मतलब पिछले 2 से 3 साल के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आपको बेहतर अंक दिलाने के लिए बनाए गए हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी कि एक सब्जेक्ट का आपको अलग अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग, ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस रखे गए हैं पिछले 2 से 3 साल के। ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये PDF आपको केवल और केवल हिंदी लैंग्वेज में उपलब्ध है, और इसका जो प्राइस है सभी सब्जेक्ट का, सभी के सभी 6 सब्जेक्ट का, HI वाले लेंगे तो उनके लिए 6 सब्जेक्ट, IDD वाले लेंगे तो उनके लिए 6 सब्जेक्ट। इन 6 सब्जेक्ट के लिए आपको पेमेंट करनी होगी 299 रुपीज़। ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो 9118182056 पर आप बता सकते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन और आंसर चाहिए, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बेहतर एक परिणाम देंगे। तो भैया मिलता हूं 3.5 के साथ में, और आगे हम लोग बात कर लेते हैं भैया क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की। ये क्या होता है? एक न्यूरोलॉजिकल विकार होता है जो व्यक्ति के मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह स्थिति आमतौर पर धीरे धीरे विकसित होती है और समय के साथ में बिगड़ती जाती है। व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और संवेदी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बीमारियां अक्सर कब रहती हैं? जीवन भर रहती हैं, क्योंकि व्यक्ति की दिनचर्या और दीर्घकालिक प्रभाव इसमें पड़ता है। परिभाषा क्या होगी? क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एक ऐसा दीर्घकालिक विकार है इसमें व्यक्ति के मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र या मांसपेशियों में प्रभाव पड़ता है। इससे विभिन्न शारीरिक, संवेदी और संज्ञानात्मक क्षमता प्रभावित होती है। इस प्रकार की बीमारियां आमतौर पर लंबे समय तक चलती हैं और व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कठिनाई होती है। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के कारक तो वही भैया आनुवंशिक कारक,
आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अगर प्रतिरक्षा प्रणाली में किसी प्रकार का हमला होता है, इम्यून सिस्टम अगर बच्चे का सही नहीं होता है, तो वहाँ पर भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वायरल और बैक्टीरिया संक्रमण, अगर ये भी है तो आपका क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तंत्रिका तंत्र पर हमला करेगा और आपको बीमारियां होंगी, मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियां लंबे समय तक बन सकती हैं। कोई आघात होता है, रोग चोट होता है, तो वहां पर भी न्यूरोलॉजिकल समस्या उत्पन्न हो जाती है। मस्तिष्क में अगर रक्त प्रवाह की कमी होती है, तो वहां पर भी आपकी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, स्ट्रोक वगैरह जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ भी अल्जाइमर और पार्किंसंस रोग जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो अल्जाइमर और पार्किंसंस जो होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों जो डिसऑर्डर होते हैं ये आपके क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मुख्य प्रकार क्या होंगे? तो अल्जाइमर डिसीज ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत आएगा। ये क्या होता है? प्रगतिशील जो होता है न्यूरो डिजेनरेटिव विकार, जो स्मृति, सोचने की क्षमता और व्यवहार को प्रभावित करता है। पार्किंसन डिसीज ये क्या करता है? इसमें व्यक्ति के शरीर में कंपन होने लगता है, मांसपेशियों में अकड़न आने लगती है, धीमी गति होने लगती है मांसपेशियों में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये ऑटो इम्यून विकार होता है जो तंत्रिकाओं और सुरक्षात्मक कवच को नष्ट करता है। इसमें कमजोरियां, संतुलन की समस्या, संवेदी विकार हो सकते हैं। एपिलेप्सी, आपको पता है सीजर या मिर्गी जिसको आप कहते हो, तो ये भी जो है मस्तिष्क से संबंधित होती है। जो हमारे मस्तिष्क में काफ़ी सारे जो है विद्युत गतिविधियां होती रहती हैं, इसमें अगर किसी प्रकार की असामान्यता आ जाती है तो आपका एपिलेप्सी होता है। माइग्रेन, ठीक है, तो ये सारी समस्याएं जो है आपकी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत आती है। इसका उपाय क्या होगा? जीवन शैली आप सुधारो, तनाव संतुलित आहार, व्यायाम इसको आप कम लो, सॉरी अच्छे से करो, इसको कम लोगे तो कैसे? संतुलित आहार अच्छे से, तनाव को कम लो, तनाव को कम लो भैया, कम करो तनाव, व्यायाम अच्छे से करो। ठीक है, मस्तिष्क की सुरक्षा, चोटों से बचाव करो, हेलमेट का उपयोग करो, नियमित यातायात के नियमों का पालन करो, नियमित स्वास्थ्य की जांच कराओ, रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग इनकी सबकी बराबर जांच कराओ, मादक पदार्थों के सेवन से बचो, तो न्यूरोलॉजिकल विकार जो है का जोखिम कम हो जाएगा। शिक्षा में क्या होता है भैया? ऐसे बच्चों के लिए विशेष तकनीक और उपकरण की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों के लिए हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ऑर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, AAC। ठीक है, हिंदी में बात करें तो ऑर्गुमेंटिव एंड वैकल्पिक संचार, ऑर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका आप उपयोग कर सकते हैं, बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान आप दे सकते हैं, बच्चे के लिए समावेशी शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एपिलेप्सी है, पार्किंसंस है, तो भैया दवाओं को बच्चे को दिलाओ, फिजियोथेरेपी दिलाओ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिलाओ, जिससे कि बच्चे की मांसपेशियां सुधरे, उसमें ताकत आए। ठीक है, मनोचिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसके पास ले जाओ, काउंसलिंग कराओ, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप करा सकते हो। ब्लड डिसऑर्डर की बात करता है, रक्त विकार की बात करता है, तो 21 डिसेबिलिटीज में आप रक्त विकारों के बारे में भी बात करते हो। रक्त विकार में आपको पता है कि रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं भी होती हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं भी होती हैं, प्लेटलेट्स भी होती है, प्लाज्मा भी होती है। अगर इसकी असामान्यता हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों में रक्त विकार आपको देखने को मिलता है, जो कार्यप्रणाली को जो है नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर बात करते हैं रक्त विकारों की, तो भैया कहेंगे कि जो है ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी कम हो सकती है, रक्त के थक्के जो है नहीं जमते, तो ऐसी चीजें आपको रक्त विकारों में देखने को मिलती हैं। कारण क्या होते हैं? आनुवांशिक, जैसे कि हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, थैलेसीमिया है, तब भी समस्या है भैया। अगर आप कहोगे पोषण की कमी है, आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी, तब भी भैया समस्या है। अगर आप कहोगे कि भैया प्लेटलेट्स की कमी है, सफेद रक्त कोशिकाएं नहीं बन रही, तब भी समस्या है। कुछ ऐसे संक्रमण होते हैं या रक्त का कैंसर होता है, सफेद रक्त
कैंसर होता है वहां पर भी समस्या होती है। ठीक है, कीमोथेरेपी वगैरह दी जाती है। प्रकारों की बात कर लें तो एनीमिया होता है। कौन होता है एनीमिया? लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। इसमें थकान, कमजोरी और सांस लेने में कठिनाई होती है। आयरन डिफिशियंसी देखने को मिलती है इसमें। ठीक है, थैलेसीमिया होता है, सिकिल सेल एनीमिया भी होता है आपका। थैलेसीमिया होता है, ये भी आपका आनुवांशिक होता है। पर्याप्त हीमोग्लोबिन उपलब्ध नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, और हीमोफीलिया होता है, यहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया होता है। ल्यूकेमिया होता है, रक्त का कैंसर होता है जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती है उसको प्रभावित करता है। शरीर के संक्रमण से लड़ने की क्षमता उसी में होती है। आप जो है रोकथाम कर सकते हो। रोकथाम कैसे करोगे? तो विटामिन आयरन, विटामिन, फोलिक एसिड, इनको आप भरपूर मात्रा में ले सकते हो। ठीक है, संक्रमण से बचाव कर सकते हो, जेनेटिक काउंसलिंग करा सकते हो और शिक्षा में देखभाल कर सकते हो। तो इन सब चीजों से आप जो है रोकथाम कर सकते हो। शैक्षिक प्रभाव क्या पड़ेगा? विशेष ध्यान की आवश्यकता होगी, चिकित्सा सहायता देनी पड़ेगी, सहयोग समझ को आपको बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, प्रबंधन, आप दवाइयों से इसका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, आप ब्लड को जो है ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, जो भी हड्डी मज्जा प्रत्यारोपण होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो भी आप करवा सकते हैं। जीवन शैली में आप सुधार कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से आप लोग जुड़ सकते हैं। भैया देखिए, आप सभी को पता है कि टेलीग्राम बाधित चल रहा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया गया है, ये वाला QR। ठीक है, आप इससे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सभी मित्रों को बता देना कि भैया एग्जाम ट्रिकी परिवार से जुड़ जाए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।